Hi everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing great. तो आज है हमारी बिजनेस स्टडीज की वन शॉट लेक्चर सीरीज का डे 12 एंड आज हम लोग करेंगे हमारा लास्ट चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। इसी के साथ में हमारे बीएसटी का पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो याद करो, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, ये जो बीएसटी की हमारी 15 डेज स्ट्रैटेजी है, इसमें हम सबसे पहले 12 डेज तक हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट करेंगे। आज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, देन लास्ट के 3 डेज में आपका कंटिन्यूअसली टेस्ट लूंगी। तो आज कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कल मैं आपका टेस्ट ले रही हूँ चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक का, प्लानिंग तक का। इसमें केस स्टडीज वगैरह सारी चीजें होंगी। देन परसों हम लोग टेस्ट रखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक का, कंट्रोलिंग तक का। पार्ट 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। देन इसके बाद में मैं आपका टेस्ट लूंगी चैप्टर नंबर 9 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक का, हमारे सेकेंड पार्ट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और ये वाला चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। तो ये सारे टेस्ट के लिए ये यूट्यूब चैनल तो है ही हमारा, साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड कर दूंगी जिसका डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको टेस्ट मिल जाएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो सारे अपडेट्स के लिए, जिसका नाम है NY क्लासेस बाय नेहा जांगिड। तो सारी अपडेट्स आपको टेस्ट से रिलेटेड नोट्स वगैरह सारी चीजें इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाया करेंगी। शुरू करें हम लोग हमारा लास्ट चैप्टर। देखो क्या नाम है चैप्टर का, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। देखो सबसे पहली बात, अगर आप लोगों के पास में बहुत पुरानी बुक्स हैं तो पुरानी बुक्स के अंदर है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, लेकिन हमें नया वाला पढ़ना है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दोनों में बहुत सारे चेंजेस है। तो देखो पहली बात, ये जो नया वाला एक्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये पुराने वाले की जगह पर आया है, इसने पुराने वाले को रिप्लेस कर दिया। अब देखो जब भी कोई नया एक्ट आता है तो उसके लिए पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा में बिल पास होना जरूरी है। तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 है, ये हमारे मंत्री जी ने, मिस्टर रामविलास पासवान जी ने लोकसभा में प्रेजेंट करा 2019 के अंदर। बिल पास होता है, बिल पास होते ही हमारा एक्ट आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। किसे रिप्लेस करता है, किसकी जगह पर आया है, पुराने वाले की जगह पर आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की जगह पर। देखो बहुत सारे चेंजेस है। जो हमारा पुराना वाला 1986 वाला था उसके अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कवर नहीं होते थे, नए वाले के अंदर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कवर होते हैं। तो बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। हमें कौन सा पढ़ना है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बिल किसने पास करवाया लोकसभा के अंदर, हमारे मंत्री जी मिस्टर रामविलास पासवान जी ने। अब देखो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये एक्ट कहता क्या है, इस एक्ट का मतलब क्या है। पहली बात, आप में हम सब लोग कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि हम मार्केट में कोई ना कोई चीज खरीदते हैं हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम सब लोग कौन है, कंज्यूमर्स हैं। हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कि हमारे साथ में किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी ना हो, हमारे साथ में कोई फ्रॉड ना हो, कोई भी हमारे साथ में घपलेबाजी ना हो। जो भी मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, डीलर है, वो हमारे साथ में चीट ना करे। तो हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्ट आया है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ये जो एक्ट है ये बताता है कि हम लोगों के पास में कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, हमारे क्या क्या हक हैं, हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमारी क्या क्या जिम्मेदारी हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हमारे साथ में कुछ गलत हो जाता है, प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया, गैस सिलेंडर फट गया, या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की वजह से मान लो किसी पर्सन के जान पर बन आई है, प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो गया, कोई भी दिक्कत अगर हो जाती है, तो ये एक्ट हमें 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। क्या देता है, एक 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम देता है। यानी कि हमारे पास में 3 तरह के कमीशंस हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे पास में डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, जहां पर हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, हमारी सुनी जाएगी, हमें कॉम्पनसेट भी करा जाएगा। नेशनल लेवल पर नेशनल कमीशन है, स्टेट लेवल पर स्टेट कमीशन है। तो 3 तरह का रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट के लेवल पर स्टेट कमीशन और पूरे सेंट्रल लेवल पर हमारे पास में है नेशनल कमीशन। अब ये जो एक्ट है ये ऑल ओवर द इंडिया अप्लाई होता है, हर जगह अप्लाई होता है, हर तरह के बिजनेस पर अप्लाई होता है। चाहे ट्रेडर ने हमारे साथ में घपलेबाजी करी है, चाहे रिटेलर ने हमारे साथ में धोखेधड़ी करी है, मैन्युफैक्चरर ने कोई गड़बड़ करी है, चाहे ऑनलाइन बिजनेस हो चाहे ऑफलाइन बिजनेस हो, हर तरह के बिजनेस पर ये एक्ट अप्लाई होता है। तो समझ में आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया है, हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए कि हमारे साथ में कोई फ्रॉड, किसी भी तरह की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो। करेक्ट हो गया।
अब देखो, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, इसके हिसाब से कौन कंज्यूमर होता है, कौन ग्राहक होता है, क्योंकि हर कोई कंज्यूमर नहीं होता। पहली बात, कंज्यूमर कौन है? कोई भी वो पर्सन जिसने किसी तरह के गुड्स परचेज करे हैं या फिर कोई सर्विस ली है, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देके मैंने गाड़ी खरीदी है, बेशक मैंने गाड़ी के लिए 10 रुपए ही क्यों ना दिए हो, मैंने कोई ना कोई कंसिडरेशन तो दिया है ना, कुछ ना कुछ रिटर्न में तो दिया है ना, तो मैं कौन हूं? कंज्यूमर हूं। कोई भी वो पर्सन जो किसी तरह के गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, कुछ कंसिडरेशन देके बदले में पैसा या कुछ ना कुछ दिया है, अगर फ्री फोकट में खरीदा है तो आप कंज्यूमर नहीं हो। समझ में आ गया? या फिर कोई भी वो पर्सन जो बायर का, यानी कि कंज्यूमर जो भी बायर है, उसका गुड या फिर सर्विस यूज कर रहा है उसके अप्रूवल से, उसकी परमिशन लेकर, तो वो पर्सन भी कौन कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। मेरे पड़ोसी की गाड़ी है, मैं मेरे पड़ोसी की गाड़ी यूज कर रही हूं मेरे पड़ोसी की परमिशन लेकर, तो मैं भी उस गाड़ी की कंज्यूमर कहलाऊंगी। या फिर ये समझ लो, मेरे यहाँ पर जो रेंट पर रहता है वो मेरा वाईफाई क्या है? सर्विस है, मेरी वाईफाई यूज कर रहा है मेरी परमिशन लेकर, तो वो बंदा भी उसका क्या कहलाएगा? कंज्यूमर कहलाएगा। समझ में आया? तो अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं कंसिडरेशन देकर, आप कंज्यूमर हो। अगर बायर ने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदे हैं और आप बायर के गुड्स और सर्विसेज को यूज कर रहे हो बायर की परमिशन से, तो आप भी उस गुड के क्या कहलाओगे? कंज्यूमर कहलाओगे। याद रखना, इसके अंदर ऑफलाइन ट्रांजैक्शंस भी आते हैं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी आते हैं। पुराने वाले में ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस नहीं आते थे। और इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पर्सन किसी तरह के गुड्स और सर्विसेज परचेज करता है रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए, तो वो तो डेफिनेटली कंज्यूमर नहीं है। रीसेल करने के लिए खरीद रहा है, यानी कि प्रॉफिट कमाना चाहता है, वो तो बिजनेस कर रहा है, उस पर्सन को हम कभी भी कंज्यूमर नहीं बोलते। करेक्ट हो गया? समझ में आ गया कंज्यूमर कौन होता है? अब देखो, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस, क्या सिग्निफिकेंस है? पहली बात मैंने क्या बताया, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये बताता है कि कंज्यूमर के पास में कौन कौन से राइट्स अवेलेबल हैं, हमारे क्या क्या हक हैं, हमारे क्या क्या अधिकार हैं। ये बताता है कि हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमारे पास में कुछ हक है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई जिम्मेदारी भी तो बनती है। प्लस हमारे पास में कौन कौन सी रेमेडीज अवेलेबल हैं। अगर कल को हमारे साथ में कुछ भी गलत हो जाता है तो हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हैं, हम स्टेट कमीशन जा सकते हैं, हम नेशनल कमीशन जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल करा सकते हैं, हमारी सुनी जाएगी। हमारे पास में कौन कौन से रेमेडीज, सॉल्यूशंस, उपचार अवेलेबल हैं, सारी चीजों का पता हमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन से चलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बनाया ही हमारे लिए है। प्लस ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिजनेसमैन के लिए भी बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कंज्यूमर्स के लिए क्यों जरूरी है। नंबर 1 है कंज्यूमर इग्नोरेंस। आप सब जानते हो हमारे यहाँ पर कंज्यूमर कैसा है? इग्नोरेंट है। इग्नोरेंट मतलब जो यंग लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें तो पता है उनके क्या राइट्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। जो बुजुर्ग लोग हैं या फिर जो विलेज में रहते हैं, इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो इग्नोरेंट है, उन्हें पता ही नहीं है उनके क्या राइट्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। कल को अगर उनके साथ में कुछ भी गलत हो जाता है तो उनके पास में क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उन्हें इनके बारे में नहीं पता। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऐसे ही लोगों के लिए है। ये एक्ट इन लोगों को अवेयर करता है, इन लोगों को बताता है इनकी क्या राइट्स, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये एक्ट इन लोगों को इन 3 रिड्रेसल एजेंसीज के बारे में बताता है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन के बारे में बताता है। नंबर 1 क्लियर हो गया। सेकेंड है अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर। देखो, हमारे यहाँ का जो कंज्यूमर है, जो ग्राहक है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ग्रुप के अंदर नहीं है। हमारे यहाँ के कस्टमर्स बिखरे हुए हैं, क्योंकि हम सब लोग कंज्यूमर हैं, हम सब लोग आपस में बिखरे हुए हैं। हमारा कोई एक ग्रुप नहीं है, हम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में नहीं है। आपने देखा होगा अगर किसी भी महिला के साथ में कुछ गलत होता है, फीमेल के साथ में, तो महिला मोर्चा वाली आ जाती है ना, तो महिलाओं के हक के लिए लड़ने के लिए एक ग्रुप है, महिला मोर्चा वाली है। या फिर अगर आपने देखा होगा लेबर्स के साथ में कुछ गलत होता है तो लेबर यूनियन फॉर्म हो जाता है, वो लेबर्स के हक के लिए लड़ते हैं। तो ऐसा कुछ होना चाहिए ना कि कस्टमर्स के साथ में भी कुछ गलत हो गया, कंज्यूमर के साथ में भी कुछ गलत हो गया, तो एक ग्रुप होना चाहिए ना, कंज्यूमर्स का एसोसिएशन, जो कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़े, होना चाहिए। ऐसे ग्रुप्स हैं लेकिन बहुत कम है। तो हमारे कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड हैं। ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन लोगों को एनकरेज करता है कि कंज्यूमर्स अपना एक ग्रुप बनाओ, आप ऑर्गेनाइज्ड बनो, एक एसोसिएशन बनाओ, अपना एक ग्रुप
ग्रुप बना लो कि आप कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ सको। अगर आपके साथ में गलत हो रहा है तो भी लड़ो, अगर किसी दूसरे कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत हो गया तो आप दूसरे कंज्यूमर के बिहाफ पर लड़ो। समझ में आया? तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर्स को एनकरेज करता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस, अपना ग्रुप, एसोसिएशन बना लो और कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ो। अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत हो जाता है तो आप उसके बिहाफ पर केस फाइल करो। थर्ड है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। हम सब बुक्स में पढ़ते हैं कि जो कंज्यूमर है वो मार्केट का किंग पिन माना जाता है, मार्केट का भगवान माना जाता है। प्रोड्यूसर हर चीज कंज्यूमर के हिसाब से करता है, कंज्यूमर के हिसाब से प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन आज भी बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं, जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स, मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कंज्यूमर का बहुत ही तरीके से एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, शोषण करते हैं। खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचकर, या फिर खाने की चीजें हैं तो अडल्ट्रेशन होता है, मिलावट होती है, बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करी जाती है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करा जाता है, 5 दिन में बेदाग गोरापन। ये क्या है यार? बॉर्नवीटा पियो और बॉर्नवीटा पीते अचानक से आप शक्तिमान बन जाओगे, तो ये क्या है? फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन कंज्यूमर को अवेयर करता है ताकि कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन, उसका शोषण ना हो। समझ में आया कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जरूरी है? एट द सेम टाइम ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है ये कंज्यूमर्स के लिए तो जरूरी है ही। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है हमारा, ये बिजनेसमैन यानी कि कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? नंबर 1 है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। देखो, कोई भी बिजनेस लॉन्ग टर्म में सिर्फ तभी सर्वाइव कर सकता है अगर वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। अगर कोई भी बिजनेस अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोचता, उन्हें खराब क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचता है, हाई प्राइस चार्ज करता है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है, बोल कुछ और रहा है, प्रोडक्ट है कुछ और, मतलब फॉल्स क्लेम आपने कर दिए, ऐसा बिजनेस कभी भी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर सकता। कस्टमर्स को हकीकत पता चल जाएगी, आज नहीं तो कल पता चलेगी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि बिजनेसमैन भाई, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है तो अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उनके साथ में घपलेबाजी मत करो, तभी आपकी गुडविल इंप्रूव होगी। समझ में आया? सेकंड है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। हमें पता है हर कंपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेसमैन सोसाइटी के ही सारे रिसोर्सेज को यूज करता है, सोसाइटी में ही ऑपरेट कर रहा है, सोसाइटी में ही पॉल्यूशन फैलाता है, उसके यहाँ पे जो लेबर काम कर रही है वो भी सोसाइटी से ही आती है, और अल्टीमेटली अपना प्रोडक्ट बना के बेचता भी किसको है? सोसाइटी को ही बेचता है। तो क्या इस बिजनेस की सोसाइटी के टूवर्ड्स कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? इस बिजनेस की भी सोसाइटी के टूवर्ड्स जिम्मेदारी बनती है, सोसाइटी को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना के बेचे, रीजनेबल प्राइस पर बेचे, किसी तरह की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, घपलेबाजी ना करे। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी यही कहता है कि आप सोसाइटी के लोगों का ध्यान रखो। थर्ड भी वैसा ही पॉइंट है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर बिजनेसमैन की सोसाइटी के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचा जाए, वो भी रीजनेबल प्राइस पर बेचा जाए। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बिजनेसमैन को गाइड करता है कि आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करो। थर्ड है मॉरल जस्टिफिकेशन। देखो, वो बिजनेसमैन जो मॉरल वैल्यूज को फॉलो करता है कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बेचना है, मिलावट नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, कस्टमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ऐसा बिजनेस हमेशा, मतलब इसकी ग्लोरी हमेशा बढ़ती रहती है, इसकी प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती रहती है, गुडविल हमेशा इंप्रूव होगी। क्योंकि आज के टाइम पर जो कस्टमर है, जो यूथ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को टॉलरेट करने वाले नहीं है। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी यही कहता है हर बिजनेस को कि आप अपनी मॉरल वैल्यूज को ध्यान में रखो, तभी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। फिफ्थ है गवर्नमेंट इंटरवेंशन। देखो, कौन सा बिजनेस ऐसा है जो चाहता है कि सरकार आए दिन आए बिजनेस के अंदर इंटरफेयर करे, आए दिन पुलिस वाले आए इन्वेस्टिगेशन करे? कौन सा बिजनेस ऐसा चाहता है? नहीं चाहता ना। अगर आए दिन पुलिस वाले आएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी रेप्यूटेशन खराब होगी, कस्टमर्स को लगेगा यार इस बिजनेस के साथ में तो कुछ ना कुछ घपलेबाजी, मिलावट करता है। तो वही है, अगर आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करोगे, अगर आप खाने में मिलावट करोगे, बहुत ज्यादा हाई प्राइस चार्ज करोगे, कस्टमर्स को फॉल्स क्लेम करोगे, 5 दिन में बेदाग गोरापन, बॉर्नवीटा पीते ही आपका चेहरा, मतलब आपका चेहरा क्या चमक जाएगा, मतलब बॉर्नवीटा पीते ही आप अचानक से शक्तिमान बन जाओगे, या फिर जैसे बीच में मैगी के साथ में हुआ था। तो कौन सा बिजनेस ऐसी सारी चीजें चाहता है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी यही कहता है, अगर आप किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करोगे, अगर आप घपलेबाजी ना करोगे, तो गवर्नमेंट आपके बिजनेस में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगी। आप शांति से अपना बिजनेस चला सकते हो, टाइम टू टाइम टैक्स पे करो, आप शांति से अपना बिजनेस चला सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी बिजनेसमैन को यही गाइडेंस देता है। और लास्ट है कस्टमर इज द पर्पस ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस का एक ही मकसद होता है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स बढ़ाना।
हर बिजनेस यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स ग्रो करें, जितने कस्टमर्स ग्रो करेंगे उतनी डिमांड आएगी, उतना बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यही कहता है कि अगर आप अपने कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करोगे, उनके इंटरेस्ट को प्रमोट करोगे, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस घपलेबाजी नहीं करोगे, तो अपने आप आपके कस्टमर्स बनते जाएंगे, अपने आप आपके प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, अपने आप बिजनेसमैन का प्रॉफिट इंक्रीज होगा। समझ में आया? तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कंज्यूमर्स के लिए तो जरूरी है ही, बिजनेसमैन के लिए भी जरूरी है। करेक्ट हो गया। फिर बात करते हैं लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। अब देखो हमारे यहाँ के जो कंज्यूमर्स हैं उन्हें क्या क्या लीगल प्रोटेक्शन, कानूनी प्रोटेक्शन मिल रखी है। देखो हमें पता है हमारी जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम कस्टमर्स के लिए बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशंस, लॉस वगैरह लेकर आती है। रूल्स रेगुलेशंस बनते रहते हैं, एक्ट आते हैं। जैसे ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये भी हमारी सरकार ने ही एक स्टेप लिया है ना कस्टमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये सारी लीगल प्रोटेक्शन हमारे पास में है। जैसे हमारा ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये बताता है कि कंज्यूमर के पास में कौन कौन से राइट्स अवेलेबल है। हमारे पास में 6 राइट्स अवेलेबल हैं जिन्हें हम आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या जिम्मेदारी है, ये एक्ट हमें प्रमोट करता है कि भाई हमारे साथ में किसी भी तरह की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना हो, कोई घपलेबाजी ना हो, हमें किसी तरह के कोई डिफेक्टिव गुड्स ना बेचे जाएं। अगर सर्विसेज का वादा करा गया है तो सर्विसेज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैंने आपको बोला है, मैं मान लो बिजनेसमैन हूं, मैंने आपको बोला है कि मैं आपका कोर्स कंप्लीट करवा दूंगी, मैं आपको नोट्स भी दूंगी, मैंने सारी चीजों का वादा करा है, तो मेरी सर्विसेज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मैं मेरे वर्ड्स पर रहूं, मैं किसी तरह से मेरे कस्टमर्स का एक्सप्लॉयटेशन, शोषण ना करूं। और अगर फिर भी किसी कस्टमर के साथ में कुछ ऐसा गलत हो गया है तो ये एक्ट हमें 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी भी, सिस्टम भी प्रोवाइड करता है। मैंने बता दिया आपको, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट के लेवल पर स्टेट कमीशन, और सेंट्रल लेवल पर, ओवरऑल नेशनल के लेवल पर नेशनल कमीशन हमारे पास में। करेक्ट हो गया। आगे बात करते हैं कंज्यूमर राइट्स। मैंने अभी भी बताया था हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है वो कस्टमर्स को 6 राइट्स देता है। हमारे पास में 6 राइट्स हैं। राइट टू सेफ्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। वन बाय वन देखते हैं। देखो राइट टू सेफ्टी क्या कहता है। राइट टू सेफ्टी का मतलब है कि कस्टमर को किसी भी तरह का ऐसा गुड नहीं बेचा जाएगा जो कस्टमर की लाइफ के लिए हजार्डियस है या फिर प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाए। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कस्टमर्स हैव द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स विच आर हजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। इस एक्ट के हिसाब से इस तरह के किसी भी गुड की मार्केटिंग नहीं हो सकती। ऐसा कोई भी गुड मार्केट में बेचा नहीं जा सकता जो लाइफ के लिए हजार्डियस है, बंदे की जिंदगी पर बन आए, जान पर बन पाए। और ऐसा गुड नहीं बेचा जाना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो जाए। जैसे मान लो प्रेशर कुकर फट चुका है, बंदे की जान पर बन पाई, पूरे का पूरा जो किचन है वो खराब हो गया, प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया, गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, कोई मिक्सी यूज कर रहा था, मिक्सर ग्राइंडर यूज कर रहा था, या फिर मान लो कोई हीटर वगैरह है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, उसकी वजह से किसी की जान पर बन पाई है। ऐसा किसी भी तरह की गुड्स की मार्केटिंग नहीं हो सकती। और फिर भी अगर किसी पर्सन के साथ में ऐसा कुछ हो गया है तो हमारे पास में 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम है जहां पर हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हमें कॉम्पनसेट भी करा जाएगा, हमें पैसा भी मिलेगा रिटर्न में। समझ में आया? तो राइट टू सेफ्टी करेक्ट हो गया। ऐसा कोई भी गुड की मार्केटिंग नहीं हो सकती जो पर्सन की लाइफ और प्रॉपर्टी के लिए क्या है, हजार्डियस है। सेकंड आता है राइट टू इंफॉर्मेशन। ये कंज्यूमर का राइट है कि वो प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन दुकानदार से ले सकता है। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में, प्रोडक्ट की प्योरिटी के बारे में कि वो चीज़ कितनी प्योर है, उसके स्टैंडर्ड्स, उसकी प्राइस से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में, उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे पर्सन को कोई एलर्जी वगैरह हो सकती है। तो कंज्यूमर का ये राइट है कि वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है मैन्युफैक्चरर से, डीलर से उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, ताकि वो अपने आप को किसी भी तरह की अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचा सके। थर्ड आता है राइट टू मेक चॉइस या फिर राइट टू चूज या फिर राइट टू बी अश्योर्ड। देखो इसका मतलब है कंज्यूमर का राइट है कि वो अपनी चीज को खुद चूज कर सकता है। जो भी डीलर है, जो सेलर है, वो अपनी चॉइस को कंज्यूमर पर थोप नहीं सकता कि आप पे तो ब्लैक वाला अच्छा लगेगा, नहीं नहीं ये ब्लू वाला लो, ये ब्लू वाला तो बना ही आपके लिए है। भाई सामने वाला कुछ भी कहे, कंज्यूमर का राइट है कि वो अपनी चीज को खुद चूज कर सकता है
सेलर अपनी मर्जी जो है या फिर थोप नहीं सकता कंज्यूमर पर कि ये वाला ही खरीदो। इसके अंदर एक ये चीज भी है कि जो सेलर है उसके पास में जो प्रोडक्ट है उसकी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल होनी चाहिए, वो भी रीजनेबल प्राइसेस पर, ताकि सामने वाला चूज तो कर सके। अगर एक ही अवेलेबल है तो फिर सामने वाला कैसे चूज करेगा, उसे तो हद करके वही खरीदना पड़ेगा ना। तो सामने वाले के पास में बहुत सारा अवेलेबल भी होना चाहिए ताकि कंज्यूमर चूज कर सके। अपनी मर्जी से कोई थोपागरी नहीं होगा, कुछ फोर्स वगैरह यहाँ पर नहीं होगा। फोर्थ है राइट टू बी हियर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। देखो, अगर किसी कस्टमर के साथ में कुछ गलत होता है, अगर प्रोडक्ट के अंदर कोई डिफेक्ट है, अगर सर्विस का वादा करा था और सर्विस में कोई कमी रह गई, रेस्टोरेंट की सर्विस में कोई कमी रह गई है, एटीएम से बंदा पैसे निकाल रहा है, एटीएम में पैसे नहीं आ रहे, ये कमी है, सर्विस की कमी है। किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने बोला था वैसा करा नहीं, क्लेम कुछ और करा था बट करा नहीं वैसा। अगर सर्विस में या फिर गुड में कोई डिफेक्ट है, कोई कमी रह गई है, तो कस्टमर की सुनी जाएगी। राइट टू बी हियर्ड। इसके लिए आप लोगों ने देखा होगा हर प्रोडक्ट के पीछे एक कस्टमर केयर नंबर होता है, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज होती है, कस्टमर केयर नंबर होता है। जैसे अगर हमारे सिम कार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कॉल करते हैं, अगर नेटवर्क रिलेटेड इशू है तो हम कस्टमर केयर कॉल करते हैं, फोन में कोई दिक्कत है कस्टमर केयर कॉल करते हैं, या फिर आरओ वगैरह हो गया, ड्रिंक प्राइम हो गया हमारा, उसके लिए हम कस्टमर केयर कॉल करते हैं, तो हमारी सुनी जाएगी। इसके लिए कंपनीज के पास में बहुत सारे कंप्लेंट सेल्स होते हैं, कस्टमर केयर सर्विस होती है जहां पर कस्टमर की सुनी जाती है, सिर्फ सुनने से रिलेटेड सारा काम है। तो अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इन केस अ कंज्यूमर हैज बीन एक्सप्लॉइटेड और हैज एनी कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रोडक्ट और सर्विस, अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम है अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है, ही हैज द राइट, ये उसका हक है कि उसकी सुनी जाएगी। एंड बी अश्योर्ड दैट हिज इंटरेस्ट वुड बी रिसीव्ड ड्यू कंसिडरेशन, उसकी सुनी जाएगी, उसकी जो भी चीज है उसे सही करा जाएगा, रिपेयर वगैरह सारी चीजें होंगी। अगला आता है राइट टू सीक रिड्रेसल। क्या राइट टू सीक रिड्रेसल? देखो, राइट टू बी हियर्ड में कस्टमर की सुनी जाएगी, यानी कि कंप्लेंट सेल्स वगैरह होने चाहिए। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है अगर किसी पर्सन के साथ में कुछ गलत हुआ है तो हमारे पास में 3 टियर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम है, हम वहां पर जा सकते हैं। अगर हमारे गुड में कोई डिफेक्ट है तो उस डिफेक्ट को दूर करा जाएगा, या तो रिपेयर करके दिया जाएगा हमें सामान, या फिर हमारे सामान को रिप्लेस करा जाएगा, उसकी जगह हमें दूसरा दिया जाएगा, या फिर रिफंड होगा, हमें हमारा पैसा वापस मिलेगा। या फिर ऐसा भी है अगर प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया, 5,000 का प्रेशर कुकर खरीदा था लेकिन उस 5,000 के प्रेशर कुकर की वजह से 5 लाख का नुकसान हो गया, पूरी किचन ही खराब हो चुकी है, तो सामने वाली कंपनी हमें 5 लाख रुपए भी देगी कॉम्पनसेशन के। बेशक वो कुकर 5,000 का था लेकिन हमारा नुकसान 5 लाख का हुआ है, सामने वाली कंपनी हमें 5 लाख रुपए भी देगी। दिस इज राइट टू सीक रिड्रेसल। According to this right, the consumer has the right to get compensation. कंज्यूमर को कॉम्पनसेशन मिलेगा, मुआवजा मिलेगा, हर्जाना होगा, उसे पैसा दिया जाएगा अगर उसके साथ में कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है। अब कॉम्पनसेशन में सामने वाले को पैसा भी दिया जा सकता है, या फिर गुड को रिप्लेस करो, गुड को रिपेयर करो, सर्विस में कोई कमी रह गई थी तो उसे सर्विस ज्यादा दो, सर्विस की पूरी करो, सर्विस उसकी पूरी करो। लास्ट आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इस राइट का मतलब है कंज्यूमर का हक है कि उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ये कंज्यूमर का राइट है कि कंज्यूमर को नॉलेज मिले, उसकी स्किल्स इंप्रूव हो, उसे वो एक जागरूक कस्टमर हो, वो एक जागरूक ग्राहक हो, उसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। दिस इज द रीजन कि सरकार ने ये चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर इंक्लूड करा है, तभी आप लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हो ताकि आपको अपने राइट्स, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता हो, आप एक अवेयर कंज्यूमर बनो। इनफैक्ट यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेजेस के लेवल पर भी गवर्नमेंट ने इस चैप्टर को इंक्लूड कर रखा है ताकि बच्चों को उनके राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता हो, वो एक अवेयर कंज्यूमर बने। यही राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन है। और सरकार मास मीडिया, टीवी, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी हमें अवेयर करती है, जैसे जागो ग्राहक जागो, एक्सपायरी देखकर ही सामान को खरीदो, कभी भी अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो जो पक्का बिल है, जो रिसीट है, हमेशा वो लो। ये क्या है? कंज्यूमर एजुकेशन है, हमें अवेयर करा जा रहा है ताकि हमें हमारे राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता हो। करेक्ट हो गया? ये हमारे 6 राइट्स हैं। आगे बात करते हैं कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो, अगर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें 6 राइट्स देता है, हक देता है, तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी कोई जिम्मेदारी भी है। नंबर 1 है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमेशा हमारे राइट्स को एक्सरसाइज करें, यानी कि राइट्स को यूज करें। इन 6 राइट्स का कोई मतलब नहीं है अगर हम इन राइट्स को यूज नहीं कर रहे। जैसे ये हमारा राइट है कि हम हमेशा जो भी सामान है वो हमारी चॉइस
चॉइस के अकॉर्डिंग खरीदे, जो सेलर है उसकी बातों पर हम ब्लाइंडली विश्वास ना करें, हम खुद हमारी चीज को चूज करें, ये हमारा राइट है। हमारा राइट है अगर हमारे साथ में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है तो हम कंप्लेंट फाइल करें, चाहे नुकसान 10 रुपए का ही क्यों ना हुआ हो। ये क्या है, कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट्स, हम हमारे राइट्स को यूज करें। सेकंड है कॉशियस कंज्यूमर, एक कंज्यूमर भी तो कॉशियस होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, उसे सारी चीजें पता होनी चाहिए ना, सोच समझ के वो डिसीजंस ले, वो जो भी सेलर है उसकी बातों पर ब्लाइंडली विश्वास ना करे, सेलर से सारी चीजें पूछ ले कि प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में पूछे, क्वांटिटी के बारे में पूछे, प्राइस के बारे में पूछे इस चीज के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक्सपायर्ड सामान ये बंदा बेच रहा है तो लेडी बोल रही है मैं एक्सपायर्ड सामान नहीं लूंगी, ये डेंजरस हो सकता है। ये क्या है, कस्टमर कॉशियस, जागरूक होना चाहिए। जैसे पेट्रोल भरवा रहे हो, फ्यूल भरवा रहे हो तो रीडिंग चेक करते हैं ना, वो 0 से स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग भी कॉशियस यानी कि अवेयर कंज्यूमर होने चाहिए। थर्ड है फाइलिंग कंप्लेंट फॉर द रिड्रेसल ऑफ जेन्युइन ग्रीवियंसेस, अगर हमारे साथ में जेन्युइनली कुछ गलत हुआ है, जेन्युइनली हमारा एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो बेशक एक्सप्लॉइटेशन 10 रुपए का ही क्यों ना हुआ हो, हमें उस चीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसके लिए कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। कंप्लेंट फाइल करने के लिए मैंने आपको तीनों बताई दिए, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। कंज्यूमर खुद भी कैसा होना चाहिए, क्वालिटी कॉन्शियस होना चाहिए, क्वालिटी मार्क्स देखकर ही सामान खरीदे। जैसे अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो उस पर हॉलमार्क होना चाहिए, BIS मार्क होना चाहिए। अगर आप हेलमेट खरीद रहे हो, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खरीद रहे हो तो उस पर ISI मार्क होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उस पर एग मार्क होना चाहिए। एनवायरमेंट फ्रेंडली कोई सामान खरीद रहे हो तो उस पे इको मार्क होना चाहिए। तो हम खुद भी क्वालिटी कॉन्शियस होने चाहिए, क्वालिटी देखकर हम सामान खरीदे। डू नॉट बी कैरीड अवे बाय एडवर्टाइजमेंट, हम एडवर्टाइजमेंट देखकर उसके पीछे ना भागे। जैसे मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल दिया है, 5 दिन में बेदाग गोरापन। अब आप खुद सोच के देखो 5 दिन में क्या किसी के स्किन का कलर चेंज हो सकता है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो हम एडवर्टाइजमेंट देखकर उसके पीछे ना भागे, ब्लाइंडली इन चीजों को फॉलो ना करें। ऐसा नहीं है कि एडवर्टाइजमेंट में हमें कोई चीज यूजफुल लग रही है तो प्रैक्टिकली भी वो चीज हमारे लिए यूजफुल होगी। हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जैसे बॉर्नवीटा पीते ही कोई एक्चुअली शक्तिमान नहीं बन सकता है, तो हम एडवर्टाइजमेंट देखकर उसकी तरफ खींचे चले ना जाए। हम देखें वाकई में हमें ये चीज चाहिए है, तभी हम एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से देखें, उसके पीछे भागे। इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, हम हमेशा सामने वाले से बिल ले, वो भी पक्का बिल ले, क्योंकि अगर हमारे साथ में कोई एक्सप्लॉइटेशन हो गया, कोई घपलेबाजी, कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई हैं, तो अगर बिल है तो वो बिल एक एविडेंस, एक सबूत का काम करेगा कोर्ट के अंदर। अगर बिल नहीं है तो आप केस ही फाइल नहीं कर सकते, आपके पास में क्या प्रूफ है कि आपने सामने वाले से सामान खरीदा था। फॉर्म कंज्यूमर सोसाइटीज, कंज्यूमर एसोसिएशंस, ग्रुप्स बने कंज्यूमर्स के, जो कंज्यूमर्स के बिहाफ के लिए लड़े। हम खुद हमारे एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करें, किसी तरह का कोई वेस्टेज ना करें, पॉल्यूशन ना फैलाएं, कचरा रोड पर ना फेंके, ब्लैक मार्केटिंग को हमेशा डिस्करेज करें, कोई भी चीज ब्लैक में ना खरीदें, हमेशा लीगल चीजें ही हम खरीदें। और हम खुद भी अवेयर होने चाहिए कि मार्केट में कौन कौन से गुड्स और सर्विसेज अवेलेबल हैं, वो भी किस किस प्राइजेस पर, ताकि हमारा एक्सप्लॉइटेशन ना हो। करेक्ट है, समझ में आ गया? आगे बात करते हैं, देखो कुछ क्वालिटी मार्क्स की, कि हम ये क्वालिटी मार्क्स देखकर ही चीजें खरीदें। अब यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, आपको क्वालिटी मार्क भी पता होना चाहिए कि कैसा है। 4 क्वालिटी मार्क्स दे रखे हैं तो आपको पहचानना आना चाहिए कौन सा सही है। ये भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर क्वालिटी मार्क्स किस तरह के गुड्स पर होता है। जैसे ये ISI मार्क है, ये बेसिकली ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पर होता है, जो चीजें लंबी चलती हैं। प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर मिलता है। ISI मार्क आपने हेलमेट वगैरह पर देखा होगा, तो पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर मार्क किस तरह के प्रोडक्ट्स पर होता है। जैसे एग मार्क की बात अगर हम करें तो एग मार्क एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर होता है। लाइव स्टॉक यानी कि ये जो गाय भैंस वगैरह इनका चारा होता है, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इस पर भी ये होता है। BIS मार्क सब जानते हो, इसे हॉलमार्क भी बोलते हैं, गोल्ड ज्वेलरी पर होता है कि गोल्ड जो है वो प्योर है। वूल मार्क, अगर आप वूल 100% प्योर खरीद रहे हो ऊन, तो उस पर वूल मार्क होगा। कोई चीज अगर एनवायरमेंट फ्रेंडली है तो उस पर ये इको मार्क बना हुआ होगा। और जो प्रोसेस्ड फूड होता है, पैकेट्स में जो फूड आता है, उस पर होता है FPO, फूड प्रोसेस ऑर्डर। तो इन क्वालिटी मार्क्स को दिमाग में रखना, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। अब देखो 3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, इजी से हैं। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है?
कोई भी कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स जो कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ते हैं, है ना, ये लोग भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं किसी दूसरे कंज्यूमर्स के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है अगर उनके साथ में कुछ गलत हुआ है, या फिर कंज्यूमर्स के बिहाफ पर भी। वन और मोर कंज्यूमर्स, कुछ कंज्यूमर्स दूसरे कंज्यूमर्स के बिहाफ पर, यानी कि दूसरे कंज्यूमर्स के लिए भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। मैं किसी और के लिए भी कंप्लेंट फाइल कर सकती हूँ अगर सामने वाले को इतनी नॉलेज नहीं है, वो केस फाइल करना नहीं जानता। अगर किसी पर्सन की डेथ हो गई है, कोई डिजीज पर्सन है, किसी की डेथ हो जाती है किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से, तो उसके जो भी बच्चे वगैरह हैं, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। किसी बच्चे के साथ में अगर कुछ गलत होता है तो उसके जो पेरेंट्स हैं, जो गार्जियंस हैं, वो भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। करेक्ट हो गया। अगेंस्ट हुम अ कंप्लेंट कैन बी फाइल्ड, किसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी जा सकती है? तो देखो, कोई भी सेलर, मैन्युफैक्चरर, डीलर जिसने हमें डिफेक्टिव गुड बेचा है, हम उसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जिसने हमें सर्विस का वादा करा था, हमने कोई सर्विस ली है लेकिन अगर सर्विस में कमी रह गई, सर्विस में डेफिशिएंसी रह चुकी है, तो हम उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। Who are not considered as consumer against under Consumer Protection Act 2019, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत कौन कंज्यूमर नहीं है? अगर कंज्यूमर नहीं है तो कंप्लेंट भी फाइल नहीं कर सकता। अ पर्सन हु ऑब्टेन्स गुड्स फॉर रीसेल, अगर कोई पर्सन रीसेल करने के लिए गुड्स खरीद रहा है तो वो तो प्रॉफिट कमाने के बारे में सोच रहा है, वो तो बिजनेसमैन है, उस पर्सन को हम कंज्यूमर नहीं बोलते हैं। कोई भी वो पर्सन जो कोई गुड्स खरीदता है विदाउट कंसिडरेशन, नहीं, द पर्सन हु यूजेस द गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर। दूसरी चीज है, अगर कोई पर्सन किसी बायर का कोई गुड यूज कर रहा है बायर की परमिशन के बिना, अगर मेरे पड़ोसी की गाड़ी मैं यूज कर रही हूं उसकी परमिशन से, तो मैं कंज्यूमर कहलाऊंगी। लेकिन अगर मेरे पड़ोसी की गाड़ी मैं यूज कर रही हूं उनके परमिशन के बिना, उनके अप्रूवल के बिना, तो मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगी। अगर मैं किसी की सर्विसेज यूज कर रही हूं उनके अप्रूवल के बिना, तो भी मैं कंज्यूमर नहीं कहलाऊंगी। अगर मेरे पास में जो रेंट पे रहता है वो मेरा वाईफाई यूज कर रहा है मेरी परमिशन से, तो वो कंज्यूमर है। अगर वो मेरा वाईफाई यूज कर रहा है विदाउट माय परमिशन, तो वो कंज्यूमर नहीं है। अगर आप कोई चीज खरीदते हो, कोई गुड्स खरीदते हो विदाउट कंसिडरेशन, जिस चीज के लिए आपने पे नहीं करा है, फ्री फोकट में कोई चीज खरीदी है, आप कंज्यूमर नहीं हो। अगर आप कोई सर्विसेज ले रहे हो विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी कि फ्री में अगर आपने कोई सर्विस ली है, तो भी आप कंज्यूमर नहीं हो। करेक्ट हो गया कि कौन कौन कंज्यूमर्स नहीं होते। आगे बात करते हैं रिलीफ्स और रेमेडीज अवेलेबल टू कंज्यूमर ऑन कंप्लेंट्स फाइल्ड बाय हिम। अगर कंज्यूमर किसी चीज के लिए कंप्लेंट फाइल करता है तो कंज्यूमर के पास में कौन कौन से रिलीज और रेमेडीज अवेलेबल हैं? टू रिमूव द डिफेक्ट इन गुड और डेफिशिएंसी इन सर्विस, अगर गुड में कोई डिफेक्ट है तो सामने वाला उस डिफेक्ट को दूर करेगा। सर्विस में कोई कमी रह गई तो वो हमें और सर्विसेज देगा, उस कमी को दूर करेगा। टू रिप्लेस द डिफेक्टिव प्रोडक्ट विद द न्यू वन, मैं पैन लेकर आई थी, पैन डिफेक्टिव आ गया तो सामने वाला रिप्लेस करेगा, मुझे इस पैन की जगह पर नया पैन देगा। टू रिफंड द प्राइस और चार्जेस पेड फॉर द प्रोडक्ट, सामने वाला हमें रिफंड भी कर सकता है। अगर मैं गुड से सेटिस्फाइड नहीं हूं तो मुझे रिफंड भी मिल सकती है। टू पे अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस और इंजरी सफर्ड बाय द कंज्यूमर, अगर मैं 5,000 का कुकर लेकर आई थी, उस 5,000 के कुकर की वजह से किसी पर्सन को मान लो उसकी जान पर बन पाई है, जान पर बनाई, या फिर कुछ ना कुछ उसके साथ में दिक्कत हो गई, उसे कोई इंजरी हो गई है, तो सामने वाला जो है, जो भी डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, वो पे करेगा। बेशक कुकर 5,000 का ही था, लेकिन जितनी इंजरी हुई है, जितना अमाउंट बनता है, सामने वाला पे करेगा। टू पे प्यूनिटिव डैमेजेस, वही है, अगर प्रॉपर्टी का कोई नुकसान हो गया, सामने वाला उसके लिए भी पे करेगा। सामने वाला इस तरह के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अगर वो कर रहा है तो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को रोकेगा, फ्यूचर में वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करेगा। जो भी वो हजार्डियस गुड्स बेच रहा है उसकी सेल को वो डिसकंटिन्यू करेगा, ऐसे गुड्स फ्यूचर में नहीं बेचेगा। तो विड्रॉ द हजार्डियस गुड्स फ्रॉम सेल, वही लिखा है, वो हजार्डियस गुड्स को नहीं बेचेगा। और जो भी हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन है, ये इस तरह के गुड्स को सीज भी कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर को बोल भी सकते हैं कि वो इस तरह का गुड्स आगे ना बेचे, उसकी गुड्स की सेल को रोक सकते हैं, रेजिस्ट कर सकते हैं। और आगे वही लिखा है, कॉम्पनसेट फॉर एनी लॉस, अगर प्रॉपर्टी को भी कोई नुकसान होता है या फिर हमें कोई इंजरी होती है, तो बेशक हमने सामान 5,000 का खरीदा था, अगर नुकसान हमें 5 लाख का हो गया है तो सामने वाला मैन्युफैक्चरर हमें 5 लाख तक भी कॉम्पनसेट करेगा। ये हमारे पास में रिलीफ्स और रेमेडीज अवेलेबल है। आगे बात करते हैं, देखो अब ये जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 है, ये हमें एक
थ्री टीयर रिड्रेसल एजेंसी सिस्टम प्रोवाइड करता है, जहां पर हम हमारी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट के लेवल पर वी हैव स्टेट कमीशन और सेंट्रल लेवल पर वी हैव नेशनल कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल की फॉर्म में करवा रही हूँ ताकि डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आए। देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कॉम्पोजिशन की, कि किस किस के थ्रू फॉर्म होता है। देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बात करें तो एक तो प्रेसिडेंट होता है और इसके अंदर दो मेंबर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट, दो मेंबर्स, और दो मेंबर्स में से एक का विमेन होना जरूरी है, एक का महिला होना जरूरी है। स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन का सेम है, एक एक प्रेसिडेंट होना चाहिए दोनों के अंदर और चार मेंबर्स होने चाहिए, चार मेंबर्स में से एक का फीमेल होना जरूरी है। नेशनल का भी वही है, एक प्रेसिडेंट और चार मेंबर, चार मेंबर्स में से एक का फीमेल होना जरूरी है। करेक्ट हो गया। सिर्फ डिस्ट्रिक्ट का अलग था कि एक प्रेसिडेंट और दो मेंबर्स। हु कैन बी अ प्रेसिडेंट? अब ये जो प्रेसिडेंट है ये कौन बन सकता है? तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज प्रेसिडेंट बन सकता है। वर्किंग जज भी हो सकता है, रिटायर्ड जज भी हो सकता है। यहाँ पर हाई कोर्ट का वर्किंग या फिर रिटायर्ड जज बन सकता है प्रेसिडेंट, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का वर्किंग और रिटायर्ड जज बन सकता है प्रेसिडेंट। समझ में आया? अब देखो, प्रेसिडेंट को किस तरह से अपॉइंट करा जाता है, इंपॉर्टेंट बात। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का काम है स्टेट गवर्नमेंट का। किसका काम है? स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ऐसे ही अपॉइंट नहीं करती है, किसकी रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करती है? सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पर अपॉइंट करती है। सिलेक्शन कमेटी होती है, वो सलाह देती है, उसकी सलाह लेकर स्टेट गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को अपॉइंट करती है। यहां पर भी प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का काम किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का ही है। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पर, किसके साथ में कंसल्ट करा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ में कंसल्ट करा जाता है। यहां पर प्रेसिडेंट को अपॉइंट करने का काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। और किससे कंसल्ट करा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे कंसल्ट करा जाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह ली जाती है। जुरिस्डिक्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो सारी कंप्लेंट्स आती हैं जब गुड्स और सर्विसेज जो खरीदे गए थे उनकी कीमत कितनी है? 1 करोड़ तक की है। कितनी है? 1 करोड़ तक की है। तो वो सारी कंप्लेंट्स कहां पर आएंगी? डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। अगर गुड्स और सर्विसेज जो परचेज करे थे उनकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 10 करोड़ तक की है, तो वो सारी कंप्लेंट्स कहां पर आएंगी? स्टेट कमीशन के अंदर। लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज जिनकी वजह से नुकसान हुआ है, सर्विस में कोई कमी रह गई, उनकी कीमत अगर 10 करोड़ से भी ज्यादा है, वो सारी कंप्लेंट्स कहां पर आती हैं? नेशनल कमीशन के अंदर। याद रहेगा, अगर कंप्लेंट्स जो है गुड्स और सर्विसेज की कीमत 1 करोड़ तक की है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन। 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक की है, कहां पर जाओगे? स्टेट कमीशन। अगर गुड्स और सर्विसेज की कीमत 10 करोड़ से भी ज्यादा है, कहां जाओगे? नेशनल कमीशन में। अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स, इंपॉर्टेंट बात है। अगर दोनों पार्टीज, जिसने कंप्लेंट फाइल करी है और जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करी है, दोनों पार्टीज में से कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, लग रहा है हमारे हक में चीज नहीं हुई है, तो विद इन 45 डेज दोनों में से जो भी पार्टी सेटिस्फाइड नहीं है वो स्टेट कमीशन जा सकती है। समझ में आया? अगर दोनों में से कोई भी पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से, जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो विद इन 45 डेज वो कहां जा सकते हैं? स्टेट कमीशन में जा सकते हैं। समझ में आया? अगर दोनों में से कोई भी पार्टी स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो विद इन 30 डेज कहां जा सकती है? नेशनल कमीशन जा सकती है। और अगर कोई भी पार्टी नेशनल कमीशन के भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है, जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कहां जा सकती है? सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। समझ में आया? अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, बता रही हूं। अगर कोई पार्टी डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हुई, वो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में कब जाएगी? जब गुड्स की कीमत है 1 करोड़ तक की, तो वो कहां जाएगी? स्टेट कमीशन में 45 डेज के अंदर अंदर। मान लो स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो वो 30 दिन के अंदर अंदर कहां जाएगी? नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन के बाद में वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकती। सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कंडीशन है। डिस्ट्रिक्ट कमीशन वाले कहां जा सकते हैं? स्टेट कमीशन। स्टेट कमीशन से भी सेटिस्फाइड नहीं हुए तो आखिरी में नेशनल कमीशन, उसके बाद में कहीं नहीं जा सकते। वहीं अगर मैं स्टेट कमीशन वालों की बात करूं तो यहां पर पहली बार कौन आएगा? जिनके गुड्स की कीमत 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की है, वो लोग यहां पर आएंगे। अगर वो स्टेट कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो कहां जाएंगे? नेशनल कमीशन में। नेशनल कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, यहीं पर रुक जाएंगे। लेकिन जो लोग नेशनल कमीशन में आते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिनके गुड्स और सर्विसेज की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा है,
अगर वो नेशनल कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो वही लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मतलब एक चीज समझ में आ गई, सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कौन जाएंगे? जो नेशनल कमीशन में आए थे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जिनके गुड्स और सर्विसेज की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा थी, वही लोग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल वाले सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। करेक्ट हो गया, समझ में आया। लास्ट टॉपिक की बात करते हैं, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओज का क्या रोल है? एनजीओज का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो इनका मकसद पैसा कमाना नहीं होता, ये कंज्यूमर्स के हक के लिए, महिलाओं के हक के लिए, बच्चों के हक के लिए, इन सब के हक के लिए काम करते हैं ना। इनका मकसद पैसा कमाना नहीं है, एक तरह से चैरिटी है, समाज सेवा है, ये है। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है जिनका काम ही क्या है? कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ना। तो हमारी कंट्री में कुल मतलब अराउंड 500 कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कंज्यूमर्स के हक के लिए लड़ते हैं। फेमस कौन कौन से हैं? कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, सिटीजन एक्शन ग्रुप, कॉमन कॉज, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी, कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर। इनका काम क्या है? ये जनरल पब्लिक को एजुकेट करते हैं, जनरल पब्लिक के लिए सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, वेबिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाते हैं ताकि जनरल पब्लिक को अपने राइट्स और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में ये अवेयर कर सके। पब्लिशिंग पीरियोडिकल्स टू गिव नॉलेज अबाउट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स। अगर किसी कंज्यूमर के साथ में कुछ गलत होता है तो उसकी प्रॉब्लम्स को ये पब्लिश करवाते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, जर्नल्स वगैरह में, और कंज्यूमर्स को अवेयर करते हैं कि आपके साथ में भी ऐसा कुछ गलत हो सकता है, और अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो आपके पास में रिलीफ क्या क्या रेमेडीज अवेलेबल है, उपचार अवेलेबल है। अलग अलग ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स को ये लैब्स में टेस्ट करते हैं और अपने रिजल्ट्स को ये न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में पब्लिश करवाते हैं, कस्टमर्स को बताते हैं कौन सी ब्रांड का प्रोडक्ट अच्छा है ताकि कंज्यूमर अवेयर हो। कंज्यूमर्स को एनकरेज करते हैं कि अगर आपके साथ में किसी भी तरह की कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो रही है तो आप स्ट्रांगली एक्शन लो, हर तरह से आप लीगल एक्शन लो, हम आपके साथ में, आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको हेल्प देंगे। प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस टू कंज्यूमर्स। अगर कोई कंज्यूमर कंप्लेंट फाइल करना चाहता है तो उसे हर तरह की लीगल हेल्प देते हैं, कानूनी मदद देते हैं। फाइलिंग कंप्लेंट्स इन कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स। ये कस्टमर्स के बिहाफ पर खुद भी कंप्लेंट फाइल करते हैं। ये जनरल पब्लिक या फिर विलेजर्स जो इग्नोरेंट हैं, जिन्हें इतनी समझ नहीं है, उनके बिहाफ पर खुद कंप्लेंट फाइल करते हैं। लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप क्वालिटी मार्क्स देखकर चीजें खरीदो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स पर ISI मार्क हो, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर एग मार्क हो, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो हॉलमार्क देखकर चीजें खरीदो। हेल्पिंग गवर्नमेंट टू रिजॉल्व केसेस ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड कैरी ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। सरकार को भी हेल्प करते हैं अलग अलग तरह के कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने में, कंप्लेंट फाइल करते हैं और टाइम टू टाइम कंज्यूमर्स को अवेयर करने के लिए प्रोग्राम्स चलाते हैं ताकि कंज्यूमर्स का किसी तरह का कोई एक्सप्लॉयटेशन ना हो। समझ में आया? इसी के साथ में BST का पूरा सिलेबस हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब कल मैं लूंगी आपका टेस्ट चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट और प्लानिंग। ये 4 चैप्टर्स अच्छे से पढ़ के रखना, केस स्टडीज की भी प्रॉपर प्रैक्टिस करके रखना। आपको टेस्ट यहाँ पर यूट्यूब पर मिलेगा। साथ में मैंने आपको बता दिया हमारा एक टेलीग्राम चैनल है NY क्लासेस बाय नेहा जांगेट, उसे आप सब्सक्राइब कर लो, सारी चीजें आपको वहां पर अवेलेबल होंगी। सो आई विल सी यू टुमारो। लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।